इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, 4 अप्रैल को उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं। ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हो सकता है। उत्तराखंड को अब बड़ा तोहफा जो है वो मिल सकता है। तो आपको बता दें, दिल्ली से देहरादून की रफ्तार जो है अब बढ़ने वाली है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री 4 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वो ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये राज्य के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। इस परियोजना के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून के बीच की जो यात्रा है वो काफी कम समय में तय की जा सकती है और रफ्तार भी तेज होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, 4 अप्रैल को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की। गोरखपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आदित्यनाथ का एक्शन मोड एक बार फिर साफ दिखाई दे रहा है। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी। साथ ही मौके पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो और दोषी को बख्शा ना जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता के हित में तत्काल कदम उठाया जाए। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानवीय और धार्मिक रूप भी सामने आया। वो गोरखपुर की गौशाला पहुंचे और गायों को चारा खिलाया। इसके अलावा मंदिर परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही सुधार के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरे से स्पष्ट हुआ कि योगी आदित्यनाथ विकास, प्रशासनिक कार्य और धार्मिक दृष्टि को एक साथ संतुलित करने में विश्वास रखते हैं। उसके बाद वो गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को चारा खिलाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान जनता दर्शन कार्यक्रम, गौशाला। अब रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की। देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए एयरलाइंस बनाने की योजना बनाई जा रही है। 42 सीटर विमान सेवा का आज शुभारंभ किया जाएगा। सीएम धामी हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। आपको बता दें, सुबह 10:30 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यह पूरा कार्यक्रम होने वाला है। तो देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण पहल से कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस नई सेवा से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। सरकार का उद्देश्य है कि दूर दराज क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़कर विकास को गति देना। तो आपको बता दें, सुबह 10:30 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी जो है वो पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाकर इस विमान को रवाना करेंगे। तो देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर इस विमान सेवा का आज शुभारंभ होने वाला है। सीएम धामी जो है इसका शुभारंभ करेंगे और हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। 10:30 पर ये विमान जो है रवाना किया जाएगा। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया जाएगा। सीएम धामी जो है इसे रवाना करेंगे। हरी झंडी सीएम धामी द्वारा दिखाया जाएगा। सुबह 10:30 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यह कार्यक्रम होगा और सीएम धामी द्वारा इसे हरी झंडी दिखाया जाएगा। 42 सीटर विमान सेवा का आज शुभारंभ होगा। तो देहरादून से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर भारत में वार्षिक चैती मेले का शुभारंभ भक्ति और उत्साह के साथ हुआ। इस अवसर पर मां बाल सुंदरी देवी की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई। मेले में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे आयोजन स्थल पर पूरी तरह से भक्ति में रंग में रंगा नजर आया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माँ की अष्टमी तिथि में नगर मंदिर से चलकर अपने पारंपरिक रास्ते से होते हुए आज माँ अपने भवन में विद्यमान हुई है और माँ का अभी पूजन अर्चन उपरांत माँ की महाआरती हुई है और माँ की आरती देने के बाद माँ के जो कपाट हैं भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं और श्रद्धालुओं में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है माँ के दर्शनों का, प्रसाद चलाने का, अपनी मनोकामना माँ से रखने का। और इस समय जो भी भगवती से अपनी सच्ची आस्था से, निष्ठा से, विश्वास से माँ से मनोकामना मांगता है, माँ भगवती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि समझ की कमी के कारण उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास के लोग इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। सुमैया राणा ने कहा कि आज के उन्नत तकनीक के युग में कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या किसी अन्य पद पर आसीन व्यक्ति। उन्होंने पारदर्शिता और जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और जवाबदेही तय होना जरूरी है। और क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। बहकाने का काम करना और लोगों तक गलत देखिए, ये ज्ञान की जो कमी होती है, मुख्यमंत्री जी को इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ज्ञान की कमी है और उनके आसपास के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। यकीनी तौर पर ये समझना होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग हों, कि हम टेक्नोलॉजी की पराकाष्ठा के दौर में जी रहे हैं और कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती है। जब हमारे अंदरूनी मामलात निकाल करके चैट जीपीटी और ग्रुप सामने रख सकता है, तो ये तो बड़े मुद्दे हैं, ऑफिशियल मुद्दे हैं। तो इस तरीके की बातें करके मुझे लगता है जनता को बहकाने का काम करना और लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाना ये बहुत ही गलत है। मुख्यमंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस तरीके की झूठी बातों को अपने ही ऑफिशियल अकाउंट से लोड करने से पहले उसकी गरिमा को समझना होगा। ये बड़े अफसोस की बात होती है, कितने बड़े प्रदेश के, राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके की बचकानी बातें और झूठी बातें पोस्ट करते हैं। देखिए, ये अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में कई अभियानों की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश भर के डीएम और कमिश्नरों को सीधे मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। 1 से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों का स्पेशल फिटनेस अभियान चलेगा, जिसमें अनफिट वाहन और तय क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी स्कूलों को अपने वाहन पर विवरण इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। इसके अलावा लखपति दीदी योजना की समीक्षा की गई और डिजिटल आजीविका रजिस्टर्ड में आय की 100% एंट्री को अनिवार्य किया गया। 15 अप्रैल से भूसा संग्रह अभियान शुरू होगा। गो आश्रय स्थलों में चारा, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान का तुरंत सर्वे कर प्रभावित किसानों को राहत राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। देश के चिकित्सा और विधिक इतिहास में एक दुर्लभ और संवेदनशील क्षण दर्ज हुआ है। गाजियाबाद के हरीश राणा, जिन्होंने वर्षों तक जीवन और मृत्यु के बीच एक लंबी जहदोजहद झेली, मंगलवार को अंतिम सफर पर विदा हो गए।
लगभग 13 वर्षों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उन्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार मिला, जो भारत में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन चुका है। बुधवार को हरीश राणा के अंतिम संस्कार में परिजन, करीबी, शुभचिंतक भी शामिल हुए। 13 साल कोमा में रहने के बाद हरीश राणा का एम्स में निधन हुआ। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के चिकित्सा और विधिक इतिहास में एक दुर्लभ और संवेदनशील क्षण दर्ज हुआ है। गाजियाबाद के हरीश राणा, जिन्होंने वर्षों तक जीवन और मृत्यु के बीच एक लंबी जद्दोजहद झेली, मंगलवार को अपने अंतिम सफर पर विदा हो गए। लगभग 13 वर्षों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उन्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार मिला, जो भारत में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन चुका है। बुधवार को हरीश राणा के अंतिम संस्कार में परिजन, करीबी और शुभचिंतक शामिल हुए। ये क्षण केवल विदाई का नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष के समापन का प्रतीक भी था। वहीं उनके पड़ोसियों ने बताया कि हरीश राणा को काफी तकलीफ थी और आज उन्हें शांति मिल गई है। माहौल तो शोक वाला है ही है। देखो 13 साल उनके फादर ने, मदर ने, परिवार ने इस तरीके का स्ट्रगल किया और ये बहुत ही दुखदायी पीड़ा तो है ही उनके लिए। कभी उनके परिवार से, उनके फादर से आपकी बात होती है? हाँ, मेरी बात अच्छे से होती है। बहुत ही रिलैक्सेबल, बहुत ही रिलैक्स आदमी है वो जो है, और बहुत ही संघर्ष करा है उन्होंने अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। मैं मिलता रहता हूँ उनसे, कई बार मेरी मुलाकात होती है उनसे। हमारी सोसाइटी की विशेषता ये है कि हम लोग सारे आपस में मिलके रहते हैं, तो पूरी सोसाइटी में, परिवार में, सभी में बहुत शौक है और सभी को इस चीज़ का बहुत दुख है। आप अंतिम संस्कार में पहुँचे, किस तरीके से आज अंतिम विदाई हरीश को दी गई, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? क्या सभी लोग शोक में थे, सभी को दुख है इस चीज़ का जिस तरीके से हो गया। और एक जो पीड़ा उन्होंने सही है 13 साल तक, अंकल बताते थे बेड शोर्स हो गए थे, पूरे टाइम बेड पे लेटे रहना, पूरा बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। तो ऐसे में जो भी हुआ वो बहुत दुखद तो है ही। सवेरे 9 बजे का अंतिम संस्कार का समय जो रखा गया था निर्धारित, उसी समय के अनुसार वहाँ पे उनकी अंतिम क्रिया की गई। और वहाँ पे काफ़ी लोग जो हमारे यहाँ राजमपैर परिवार से काफ़ी लोग, सारे परिवारजन यहाँ से पहुँचे वहाँ पे। और साथ में यहाँ पहले राणा जी रहते थे, वहाँ से भी काफ़ी लोग आए, उनके घर परिवार के सभी परिजन वहाँ पे उपस्थित रहे। और वहाँ पे सभी ने बड़े दुखी मन से उनको अंतिम विदाई दी हम लोगों ने वहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरीश राणा को कष्टों से मुक्ति मिली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। देखिए, परिवार निश्चित तौर से बहुत ही दुखद स्थिति में है, गमगीन है। और आज 13 साल अपने बच्चे को बचा नहीं पाए, मेहनत करने के बाद भी प्रेरणा देकर आज वो व्यक्ति गया। हरीश राणा के परिवार ने जाते जाते भी अपने उस बच्चे के 5 अंग दान किए, जो इस देश के लिए मिसाल बन गया। और मैं निश्चित तौर से इस परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग उस परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में जहां भी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, हम पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। देखो बात है, इसमें मेडिकल साइंस है। आदमी को सुख चाहिए। संविधान जो होता है वो सुख देता है, संविधान जो होता है सुरक्षा और समृद्धि देती है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं अब उसके अंग नहीं संचालित हैं और दर्द है, तो संविधान में व्यवस्था दी गई, भाई किसी को दर्द दे के जीवन देना से बेहतर है कि उसकी जो है उसको अवसर दे दिया जाए कि नहीं अब मशीन से सांस न चले, वो ऑटोमेटिकली जो है दर्द से पीड़ित तब मशीन से हटा दिया जाए तो अपने आप हो जाएगी। बता दें कि ये घटना समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ साथ हमें मानवीय संवेदनाओं और व्यक्तिगत अधिकारों को भी महत्व देना होगा। हरीश राणा की कहानी आने वाले समय में न केवल कानूनी चर्चाओं का हिस्सा बनेगी, बल्कि ये एक मानवीय दृष्टिकोण को भी मजबूत करेगी। उनकी यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनकर हमेशा याद रखी जाएगी। देश के चिकित्सा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने हत्या के आरोपी राशिद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पकड़ से बचने के लिए फायरिंग की थी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वो घायल हो गया। उसके पास से एक पिस्तौल, कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। राशिद पर अपने दोस्त और पत्नी की हत्या का गंभीर आरोप है। सहायक पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि 24 मार्च 2026 को राम पार्क पुलिस चौकी ट्रॉनिका सिटी में हत्या का मामला
दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। लगातार प्रयासों और सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई भी लगातार जारी है। कल दिनांक 24/3/26 को थाना टोनिका सिटी की रामपार्क चौकी क्षेत्र में हत्या की घटना कारित होने के संबंध में एक मुकदमा अपराध संख्या 98/26 अंतर्गत धारा 103(1) BNS अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 25/3/26 को इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त राशिद पुत्र उम्र दराज निवासी ई ब्लॉक रामपार्क थाना टोनिका सिटी उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ पे उसने इस घटना को कारित करना स्वीकार किया। उसने बताया कि दिनांक 23/3/26 की देर रात्रि में उसने अपनी पत्नी शबनम एवं अपने दोस्त फहीम पुत्र नईम निवासी खुशहाल पार्क की गोली मारकर हत्या कर दी थी एवं मौके से फरार हो गया था। उसने बताया कि वह आला कत्ल को भी बरामद करा सकता है। उसकी बातों पर विश्वास करते हुए बाउम्मीद बरामदगी आला कत्ल जब उसे उसके द्वारा बताए हुए स्थान हरमपुर के जंगल में लाया गया तो उसने वहां अचानक से झाड़ियों में पहले से छुपा रखी तमंचा से पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इस अभियुक्त राशिद के पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया है। उससे और भी पूछताछ करने पर यह पता चला कि इसके ऊपर हत्या के प्रयास एवं चोरी के अभियोग पंजीकृत है। कल दिनांक 24/3/26 को थाना टोनिका सिटी की रामपार्क चौकी क्षेत्र में हत्या की घटना। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आईआईटी कानपुर में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए व्यापक पहल की जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के प्रमुख प्रशासन सुधांशु शेखर सिंह ने बताया कि संस्थान 2 प्रमुख दृष्टिकोणों नैदानिक सहायता और जागरूकता के माध्यम से अपने समुदाय का समर्थन कर रहा है। दिसंबर में इन स्ट्रीम परामर्श सेवा को विस्तार देते हुए इसे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में विकसित किया गया। वर्तमान में केंद्र में 10 पूर्णकालिक मनोवैज्ञानिक, 1 पूर्णकालिक नैदानिक और मनोचिकित्सक और 3 परामर्श मनोचिकित्सक कार्यरत है। ये पहल छात्रों और कर्मचारियों को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वेलबींग ऑफ द देखिए आईआईटी कानपुर जो है कमिटेड है फॉर द मेंटल वेलबींग फॉर ऑल द कम्युनिटी पीपल एंड हम लोग जो है 2 एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। एक है क्लिनिकल एस्पेक्ट और दूसरा है कि प्रमोशन ऑफ वेलबींग और अवेयरनेस ऑफ वेलबींग को प्रमोट करने में। सो इस दिशा में जो सबसे पहला काम हुआ कि दिसंबर में हमारा जो पहले इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विस था उसको एक्सपैंड किया गया, रिस्ट्रक्चर किया गया। अभी वो सेंटर फॉर मेंटल वेल्थ एंड वेलबींग के नाम से है। अभी हमारे पास 10 फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट हैं एंड वी आल्सो हैव 1 क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट दैट इज आल्सो फुल टाइम। उसके अलावा हमारे पास 3 कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट भी हम लोगों ने आईआईटी कानपुर में रखा है फॉर द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। आज से ही हम लोगों ने योरदोस जो है थर्ड पार्टी ऑनलाइन एंड टेलीफोनिक काउंसलिंग सर्विस है उसको हम लोगों ने आज से ही ऑन बोर्ड किया है और उसमें 24/7 काउंसलिंग सेशंस जो हैं और कम्युनिटी ले सकती है। उसके अलावा रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने एक और डिसीजन लिया है कि बेस्ड ऑन द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कि जो भी हमारे हॉल्स में फैंस हैं उसको जो है स्प्रिंग लोडेड फैन से रिप्लेस किया जाए। अगर इस मामले में बोला जाए कि अवेयरनेस के मामले में इंस्टीट्यूट जो है अभी उस दिशा में वर्कशॉप करा रही है, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हम लोग बहुत सारा करा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हॉल्स डिपार्टमेंट्स टू प्रमोट द अवेयरनेस एंड और भी बहुत सारे इवेंट्स हम लोग थ्रू आउट द। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार पानी, बिजली, सिंचाई, आईटीआई और रोजगार योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों
नेडा से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। मंत्री ने बढ़ती बिजली खपत पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जाएगी ताकि आपूर्ति बाधित ना हो और विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। सिंचाई की समीक्षा विकास की समीक्षा हो। विकास पर इस सरकार की रूपरेखा समझ में आता है। भाई सरकार लाल है कि पीला है कि हरा, ही थोड़ी है। सरकार तो महसूस कराती है कि हम आपके, आप हमारे हो। तो इस सरकार में एक पहली बार एक कमेटी बनाई हो, सबसे सीनियर बहुत दिनों तक जनप्रतिनिधि रहा हो उसको अध्यक्ष बना के और जिला की समीक्षा करनी है। तो हम लोगों ने जो पानी है, बिजली है, सिंचाई है, ITI है जो जॉब ओरिएंटेड है, या कोऑपरेटिव है, सहकारिता है, या नेडा है, बिजली की खपत बढ़ी है तो हमें आउटसोर्सिंग से और ऊर्जा चाहिए। इन सब परिस्थितियों के लिए एक बैठक थी जिसके लिए शासन स्तर पर यह कमेटी बनी है, जिसमें 5-7 प्रतिनिधि और हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। संभव उसी की समीक्षा हो रही थी कि भाई आप जितना पुराना है, आप दिशा का ही एजेंडा पूरा रख दिया, तो इससे विकास कहाँ से दिखाई दे रहा है? विकास के लिए तो अलग से आपको एजेंडा रखना चाहिए। मनरेगा में हम कितना खर्च किया, अब मनरेगा का नाम 5 दिन बाद बदल जाएगा, श्री राम जी हो जाएगा। तो श्री राम जी हो जाएगा तो उसका स्वरूप बदलना पड़ेगा। उसकी गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है। तो हम समीक्षा किस बात पर करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो उससे पीछे उसका स्वरूप क्या है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।